हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम आपको हिस्ट्री के जो है 16 गो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताएंगे और 16 गो में से 3-4 गो क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। हमें उम्मीद है कि जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न 80 को करवाया होगा वो आप सभी करके याद कर लिए होंगे। और हमने आपको एक लाइव क्लास में जो है लगभग 300 जो है ऑब्जेक्टिव भी करवाया है, वो भी आप कर लिए होंगे। जिन बच्चों ने अभी नहीं किया है तो वो इसी सन्नी आर्ट्स क्लासेस चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे। हिस्ट्री 100 मार्क्स 2026 जो है प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जो है ये वीडियो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला जो है क्वेश्चन है बच्चा जी कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक और सामाजिक स्थिति की विवेचना कीजिए। विवेचना मीन्स व्याख्या करना है। ठीक है, तब कैसे करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में जो है पुरातात्विक स्थलों से जो है जानकारी मिलती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी और पशुपति भगवान का जो है पूजा करते थे और बहुत सारे जो है देवताओं को जो है मानते भी थे। जैसे कि वृक्ष का पूजा करते थे, जैसे हमनी के कैसे तुलसी जी और पीपर के पेड़ का पूजा करते हैं, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी जो है वृक्ष के पूजा करते थे, पशु के पूजा करते थे। पशु में हम लोग भी गाय का पूजा करते हैं, तो वैसे ही वृक्ष का हो गया, पशु का हो गया, उसके साथ ही साथ जो है और भी प्राकृतिक वस्तुओं का भी जो है ये लोग पूजा करते थे। तो आप क्या कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में जो है कैसे मालूम चला। तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्थिति के बारे में जो है पुरातात्विक स्थल यानी पुराने स्थानों से पुराने चीजों से प्राप्त होती है कि इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोग जो है मातृ देवी का पूजा करते थे, पशुपति का जो है पूजा करते थे और उसके साथ ही साथ जो है लोग वृक्ष का, पशु का और प्रकृति के शक्तियों का भी जो है पूजा करते थे। ये हो गई धार्मिक स्थिति। और सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक स्थिति जो है बिल्कुल सुव्यवस्थित था। सुव्यवस्थित मतलब बहुत अच्छा था, एकदम शहर की, आजकल के शहर की तरह था। ठीक है, सामाजिक स्थिति जो हड़प्पा सभ्यता का सुव्यवस्थित था। समाज में वर्ग व्यवस्था के संकेत मिलते हैं, जैसे कि समाज में जो है हमनी के समाज में कैसे होता है मजदूर वर्ग, बिजनेसमैन वर्ग, नौकरी वाला लोग, तो वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी जो है व्यापारी लोग थे, कारीगर लोग थे, श्रमिक लोग थे और पुरुष और स्त्री को जो है सम्मान प्राप्त था और नगर जीवन, स्वच्छता, पक्के मकान और समान मापतौल सामाजिक उन्नति को जो है हड़प्पा सभ्यता में दर्शाया गया है। याद नहीं करना है, क्लास में ही याद कर लेना है आपको, मतलब रटना नहीं है, क्लास में ही याद हुआ कि नहीं जी कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है कि सर वहाँ के लोग जो थे हड़प्पा सभ्यता में वो मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुपति का पूजा करते थे। ये पुरातात्विक स्थलों और चीज़ों से जो है जानकारियाँ मिलती है और साथ ही साथ वृक्ष का पूजा करते थे, पशु का पूजा करते थे और प्राकृतिक शक्तियों का भी जो है पूजा करते थे। सामाजिक स्थिति एकदम सुव्यवस्थित थी, नगर की तरह था। वहाँ पे पक्के मकान थे, पक्की नालियाँ थी, महिला और पुरुष दोनों को सम्मान दिया जाता था, सब वर्ग के लोग थे समाज में, तो सामाजिक स्थिति भी जो है बहुत अच्छी थी। ठीक है जी, आइए अब जो है दूसरा जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण क्या रहा। देखिए, मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण ये कल्हे जो है हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी करवाए थे, लेकिन 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर में आंसर लिखना होगा। अगर सिर्फ कारण पूछता कि मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 कारण बताइए, तो कल हम लोग 2 कारण लिखे थे। पहला कारण क्या था जी, पहला कारण था इसकी भौगोलिक स्थिति और दूसरा कारण था इसकी शक्तिशाली शासक। तब अगर 2 नंबर में पूछे कि मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण बताइए, तो क्या कहेंगे कि मगध साम्राज्य के उत्थान के निम्नलिखित कारण है। पहला भौगोलिक स्थिति लिख देंगे और दूसरा जो है शक्तिशाली शासक के कारण जो है मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ। लेकिन जो है 5 नंबर में पूछा है, थोड़ा बढ़ा के आपको लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि मगध साम्राज्य के उत्थान के कई महत्वपूर्ण कारण थे, जिसमें भौगोलिक स्थिति जो है
अत्यंत अनुकूल थी। मतलब मगध साम्राज्य में गंगा था, सोन था, चंपा जैसी नदी थी, जिससे कृषि, व्यापार और परिवहन को जो है बढ़ावा दिया गया। और मगध क्षेत्र में लोहे की भी जो है उपलब्धता थी, जिसके कारण जो है मगध साम्राज्य धीरे धीरे जो है विकसित हुआ। और मगध साम्राज्य के विकसित होने का एक और कारण रहा कि इसके जो राजा थे ये सब शक्तिशाली हुआ करता था। जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महाजन पद, ये सब जो है शरीर से भी तेज था, दिमाग से भी तेज था। तो धीरे धीरे जो है राज्यों पे विजय प्राप्त करते गया और मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाते गया। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म के पतन के जो है कारण बताइए। देखे होंगे कि बौद्ध धर्म जो है अब एकदम समाप्त हो गया। मतलब बौद्ध धर्म अगर 1 लाख आदमी में 1-2 आदमी जो है बौद्ध धर्म के जो है मिलेगा, तो आखिरी बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन हो गया, मतलब खत्म हो गया। काहे खत्म हो गया, इसका कारण आपको पता है? आइए कारण बताते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म के पतन के अनेक कारण रहे। समय के साथ बौद्ध संघ में जो है नैतिक शिथिलता आ गई। मतलब समय के साथ जो है बौद्ध धर्म के जो संगठन बनल था वो धीरे धीरे जो है खत्म होते गया। ठीक है, पहला कारण। दूसरा है महायान संप्रदाय में मूर्ति पूजा और कर्म कांड जो है बढ़ने लगे। मतलब बौद्ध धर्म के लोग भी जो है मूर्ति पूजा करने लगे, संप्रदाय को जो है, मतलब संप्रदाय मीन्स जाति वगैरह जो है बांटने लगे, बनाने लगे। तो ये भी जो है कारण रहा। उसके बाद जो है ब्राह्मण धर्म के लोगों ने पुनरुत्थान और शंकराचार्य जैसे विद्वानों के प्रयास और हिंदू धर्म की सहिष्णुता ने भी जो है बौद्ध धर्म को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। अब जो है हम आपको बेसिक चीज में बताते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन हो गया, इसके कारण क्या रहे। तो देखिए, लिखिएगा कि बौद्ध धर्म के पतन के जो है निम्नलिखित कारण रहे। पहला कारण लिखिएगा कि इसके जो है बौद्ध धर्म के संघ का जो है धीरे धीरे जो है खत्म हो जाना। मतलब बौद्ध धर्म के जो संगठन थे वो धीरे धीरे जो है खत्म होते चले गए, ये पहला कारण रहा। दूसरा कारण बताइएगा कि बौद्ध धर्म में लोग जो हैं संप्रदाय बनाने लगे, मूर्ति का पूजा करने लगे, जिससे कारण जो है जो असली बौद्ध धर्म के लोग थे उनको विश्वास टूटता गया और ये धीरे धीरे खत्म हो गया। क्योंकि गौतम बुद्ध कहते थे भाई कि हम तो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ। और तीसरा कारण बताइएगा कि हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य रहे, मतलब बड़ा बड़ा धर्म के पुजारी, साधु संत, वो लोग जो है मतलब अपना पूजा पाठ जो है इतना प्रचलित किया कि बौद्ध धर्म के लोगों को जो है अपने आप में जो है नेगेटिव फील होने लगा और बौद्ध धर्म के लोग जो हैं कमजोर हो गए और उन्होंने बौद्ध धर्म त्याग करके जो है हिंदू धर्म या कोई धर्म जो है अपनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण बौद्ध धर्म क्या हुआ, तो खत्म हो गया। ठीक है, आइए जी। और एक और कारण बता सकते हैं कि तुर्क आक्रमण के कारण भी जो है बौद्ध धर्म जो है बिहार और विश्वविद्यालय जो है नष्ट हो गए बौद्ध धर्म के कारण, तुर्क आक्रमण हुआ तो। ठीक है, ये भी बता सकते हैं। आइए जी, ये तो आप सुने ही होंगे। मुगल कालीन में भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। भू राजस्व व्यवस्था मतलब समझते हैं, जमीन के बदले में टैक्स लेना। जमीन आपका है और टैक्स जो है सरकार लेती है, तो उसे भू राजस्व कहते हैं। जैसे हमनियों से अभी भी टैक्स लेता है सरकार, पता है कि नहीं। जमीन के रसीद कटता है तो रसीद काहेला कटता है, टैक्स से लेवेला। तो अगर आपका भी जमीन का रसीद कटल है तो सरकार टैक्स ले रहा है। चलिए, तो मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था जो है कैसा था भाई, राज्य के आय का मुख्य स्रोत था। मतलब मुगल कालीन में जो है भू राजस्व व्यवस्था से ही जो है राज्य को इनकम होता था। अकबर के समय राजा टोडरमल जो है इस प्रणाली को जो है लागू किए थे। कौन प्रणाली? भू राजस्व प्रणाली। इसमें भूमि की नाप और फसल के अनुसार जो है टैक्स वसूला जाता था। भूमि को 4 भाग पोलज, परौती, चाचर और बंजर में बांटा गया और किसानों को नगद अनाज के रूप में जो है चाहे नगद के रूप में जो है टैक्स जो है वसूला जाता था। अब आप समझे कि नहीं कि मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालना है, कैसे डालिएगा आप सभी। तो कैसे लिखेंगे कि मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था जो है अकबर ने अपने राजा टोडरमल से जो है लागू करवाया था। मतलब कि अकबर के शासन काल में वो राजा थे टोडरमल, उन्होंने भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। भू राजस्व प्रणाली क्या था, तो किसानों से खेती के बदले या उसके भूमि के बदले, जमीन के बदले टैक्स को वसूलना। इसमें क्या होता था
तो जितना ज्यादा फसल होगा, जितना ज्यादा जमीन होगा, उसके अनुसार जो है किसानों से टैक्स वसूला जाता था। और खेत को 4 प्रकार में बांट दिया गया था। कौन कौन? पोलज, परौती, चच्चर और बंजर। ये 4 प्रकार में जो है बांटा गया था। और इस प्रकार में था कि जिस पे ज्यादा खेती होगा, मतलब जिस पे ज्यादा फसल होगा जिस जमीन पे, उससे हम टैक्स ज्यादा लेंगे, और जिस पे कम खेती होगा उससे जो है हम टैक्स कम लेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि इस व्यवस्था को जो है इतना हाइप बना दिया गया कि लोग अगर कोई टैक्स नहीं देते थे तो खेती के में टैक्स पैसा के बदले अनाज ले लेता था टैक्स के रूप में। ठीक है, तो ये रहा मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है जी, चलिए आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की उपलब्धि पर प्रकाश डालिए। बताइए जी, अकबर कौन कौन उपलब्धि जो है हासिल कैले था? तो अकबर के बाद अकबर के पास जो है बहुत बड़ा उपलब्धि था। पहला था कि भाई उसने राजस्व में सुधार किया, मतलब भूमि में जो है सुधार किया। भूमि मतलब जमीन को 4 भागों में बांट दिया, उससे टैक्स वसूले लगा। दूसरा है सेना का जो है दोबारा निर्माण किया। और तीसरा है कला और साहित्य का जो है इसने संरक्षण किया। ये जो है अकबर की जो है प्रमुख उपलब्धियां थी। अब लिखेंगे कैसे, क्योंकि 5 नंबर में आपसे कहा है। आप कहिएगा कि अकबर एक महान शासक था, उसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की और प्रशासन को मजबूत किया। धार्मिक सहिष्णुता उससे सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसने इबादत खाना स्थापित किया और सभी धर्मों को जो है समान अधिकार दिया। और अकबर का जो है प्रमुख उपलब्धि था कि वो राजस्व सुधार किया, उसने सेना का पुनर्गठन किया और उसने जो है कला और साहित्य का संरक्षण किया। ठीक है, अकबर का सबसे बड़ा उपलब्धि जानते हैं क्या था? अकबर के शासन काल में जो है क्या होता था कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग जो है आपस में लड़ते थे। तो ये ऐसा नियम बनाया कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को इकट्ठा बैठा दिया, मतलब दोनों भाई भाई बना दिया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी, धार्मिक सहिष्णुता, यानी किसी को भी धर्म के आधार पे नहीं बांट करके उसको इकट्ठा कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त पर एक लघु निबंध लिखना है। लिख सकते हैं जी। अरे उहे है अस्थाई बंदोबस्त, अकबर के भू राजस्व प्रणाली। लिख सकते हैं कि नहीं? आइए लिखते हैं हमनी के। चलिए, अस्थाई बंदोबस्त का था, समझ लीजिए। अस्थाई बंदोबस्त जिसका शुरुआत 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? 1793 में। इसके तहत क्या हुआ, तो जौन मजदूर जिस खेत में जो है फसल उगा करके मजदूरी करता था, तो उसको कहा कि ले तू इस जमीन के मालिक हो गया। ठीक है, और उसके बाद निश्चित लगान कर दिया गया कि इस जमीन का तू मालिक हो गया, तुम इस पे जो है फसल उपजाओ, हमको इतना साल भर में टैक्स देना, मतलब निश्चित जो है लगान कर दिया गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य राजस्व की स्थिरता रही, लेकिन इसका परिणाम किसानों के लिए हानिकारक रहा। जमींदारों का शोषण बढ़ा और कृषि जो है पिछड़ गई। बात अब समझिएगा, अस्थाई बंदोबस्त क्या था। अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में लागू किया गया लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। इसमें का जो है लॉर्ड कर्नवालिस सोचा था कि अरे किसान से हमने के मजदूरी करवा रहे हैं और खुद उसको हमको पैसा भी देना पड़ रहा है, तो उस सोचा कि ले रुक, जो किसान जो मजदूरी कर रहा था, कहा कि ले तू अपन जमीन के मालिक हो गया। अब मालिक हो गया तो तू जो फसल उगाएगा उस पर हम टैक्स लेंगे। तो उस पर जो है ये टैक्स लेने लगा, टैक्स लेने लगा। और साल भर के एगो निश्चित टैक्स कर दिया कि तुमको इतना देना ही है, तू फसल उगाओ चाहे मत उगाओ, तो निश्चित टैक्स कर दिया। अब निश्चित टैक्स करने के कारण जो है किसानों पर इसका जो है बड़ा गहरा असर पड़ा और बहुत सारे किसान जो है इसको जो है त्याग दिए भाई। और जमींदार लोग का जो है शोषण बढ़ गया कि भाई जमींदार लोग कहने लगे कि ले तोर जो है ये जमीन है तो तू जो है क्या करेगा, हमरा टैक्स देगा और सरकार को भी टैक्स देगा। चलिए, तो ये रहा और कृषि जो है धीरे धीरे बिछड़ गई। ये लिख देंगे आप सभी। क्वेश्चन क्या है, तो क्रिप्स मिशन की असफलता के जो है कारण बताइए। बाबू आपको पता है क्रिप्स मिशन जो है काहे लाया था? 2 नंबर में कल क्वेश्चन किए थे। अरे नहीं बताए थे कि क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था, भारत को जो है स्वतंत्रता दिलाने के लिए, डोमिनल स्टेटस दिलाने के लिए।
क्रिप्स मिशन जो है भारत में जो है आया गया, भारत को काहेला तो डोमिनियल स्टेटस देने के लिए, ठीक है। लेकिन ये असफल हो गया। काहे असफल हो गया भाई? भारत को डोमिनियल स्टेटस काहे नहीं दिया? तब भारत में उस समय जो है युद्ध चल रहा था, केकरा केकरा बीच? कांग्रेस के बीच और मुस्लिम लीग के बीच। कांग्रेस कह रहा था कि हम जो है मुस्लिम को जो है अपने साथ में रखेंगे, लेकिन मुस्लिम लीगों का कहना था कि हमको एगो अलग देश चाहिए। तो अलग देश के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है लड़ाई चल रहा था, जिसके कारण जो है क्रिप्स मिशन के कोई बात मनबे नहीं किया और क्रिप्स मिशन को जो है असफल हो गया। बात समझे? तो अब आप क्या बताइएगा क्रिप्स मिशन के असफलता के कारण? तो क्रिप्स मिशन जो 1942 में भारत को डोमिनियल स्टेटस देने आया था, वो इसलिए असफल हो गया क्योंकि कांग्रेस उस समय स्थिर नहीं थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है एक अलग राज्य के मांग को लेकर जो है लड़ाई चल रहा था, जिसके कारण क्रिप्स मिशन जो है क्या हुआ? असफल हो गया। ठीक है। क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के उत्तरदायी कारणों को बताइए। बताइए जी। देखिए, एगो बात ध्यान रखिएगा कि भारत विभाजन के उत्तरदायी कारण के साथ साथ अगर वर्णन कह देता है तो कारण लिख करके और उसमें डैश दे करके वर्णन करना होता है, मतलब उसके बारे में डिटेल से लिखना होता है। ठीक है। तो देखिए, भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कर सकते हैं जी, एकदम कर सकते हैं कि भारत विभाजन के पीछे कई कारण थे। मुस्लिम लीग जो है अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था, द्विराष्ट्र सिद्धांत था, अब ब्रिटिश सरकार जो है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, जिसके कारण जो है तनाव उत्पन्न हुआ और क्या हुआ जी? भारत का विभाजन हो गया। देखिए, भारत जो है बट करके एगो पाकिस्तान के रूप में जो है, जिसे भारत के बेटा पाकिस्तान है, मालूम है तुम लोगों को, तब भारत का विभाजन हो गया, मतलब भारत जो है बट गया। इसके पीछे कारण क्या रहा? तो पहला कारण था कि मुस्लिम लीग के द्वारा अलग राष्ट्र का मांग करना, दूसरा था कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत, और तीसरा था ब्रिटिश सरकार जो है फूट डालो और राज करो की नीति लगाई थी। अभी 3 गो कारण हुआ, तो इतना लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। लेकिन अब लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखेंगे कि भारत विभाजन के लिए जो है उत्तरदायी 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग का अलग राष्ट्र का मांग, और इसमें डैश देके जो है ऐसे तीर के निशान देके लिखेंगे कि भारत में जो मुस्लिम धर्म के लोग थे, मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, वो लोग जो है भारत में कांग्रेस सरकार से जो है एक अलग राज्य की जो है बार बार मांग करते थे, जिसके कारण सरकार कमजोर पड़ जाती थी और भारत का जो है विभाजन होने में इनका भी योगदान रहा। दूसरा लिखेंगे द्विराष्ट्र का सिद्धांत, यानी भारत में जो है द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो है ये भारत सरकार के द्वारा जो है बनाया गया, जिसके तहत जो है भारत विभाजन होना जो है संभव रहा। और तीसरा, फूट डालो और राज करो की नीति, यानी अंग्रेज जो था फूट डालो और राज करो की नीति जो है इतना ज्यादा प्रभावी बना दिया था कि लोगों आपस में ही जो है लड़ कर जो है भारत को विभाजित कर दिए। ठीक है। तो ये जो है कारण आप लिख सकते हैं आराम से। क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना कीजिए। मतलब हड़प्पा सभ्यता में लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे थी? आर्थिक स्थिति मतलब पैसा वाला स्थिति। देखिए, आर्थिक स्थिति मतलब पूछता है कि वो गरीब था कि अमीर था। सामाजिक स्थिति मतलब समाज में उसका इज्जत था कि नहीं था। बात समझ में आती है? तो हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना आप कीजिए। आर्थिक जीवन के बारे में बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन जो है कृषि पर आधारित था, मतलब गेहूं, जौ, कपास की खेती होती थी और पशुपालन भी जो है प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है। व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों था। माप तौल की प्रणाली थी, मुद्रा के स्थान पर वस्तु विनिमय था तथा बंदरगाहों का विकास आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। अब आइए और बढ़िया से समझाते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जो है जीवन की विवेचना करें तो आप कहिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति जो है कृषि पे आधारित थी, यानी कि लोग जो है गेहूं, जौ, कपास उगा करके जो है उसको बाजार में बेचते थे और अपना जीवन यापन करते थे। कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता में जो है पशुपालन भी करते थे, जैसे गाय, भैंस, बकरी पालते थे और भी अन्य जानवर पालते थे और उससे जो है उनका रोजी रोटी चलता था। और हड़प्पा सभ्यता में लोग जो हैं नाप तौल की विधि के बारे में जान गए थे कि किस वस्तु को
कैसे जो है नाप तोल के हम लोग बेच सकते हैं, और लोग वस्तु से वस्तु जो है बदल करके मतलब उपयोग करते थे। जैसे किसी को चावल लेना है और उसके पास दाल है तो दाल दे करके चावल ले लेते थे, तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ठीक है, तो ऐसा व्यवस्था था हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति जो है कृषि पे आधारित थी। गेहूं जौ कपास को उगा करके लोग बाजार में बेचते थे, उसको उसके बदले में या तो वस्तु से वस्तु बदल के लाते थे और अपने पास जो है इकट्ठा करते थे, और उससे उनका जो है जीवन चलता था। पशुपालन पर भी आधारित थे कि लोग जो हैं पशुओं को पालते थे, उसको बाजार में बेचते थे और उनसे उनका जीवन यापन व्यवसाय चलता था। ठीक है, तो ये सब जो है आप लिख सकते हैं। चलिए, बंदरगाहों का विकास स्थिति भी समृद्धि था, मतलब हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह भी जो है विकसित था। गुरु नानक देव पर एक लेख लिखेला है, लिख दीजिएगा जी, बिल्कुल लिख दीजिएगा आप। सर, गुरु नानक देव जो है सिख संप्रदाय के संपादक थे, संस्थापक थे। गुरु नानक देव जो है सिख संप्रदाय के क्या थे? संस्थापक थे। उनका जन्म 1469 तलवंडी में हुआ। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना, समानता और भाईचारे का जो है संदेश दिया। उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया। उनके उपदेश आज भी जो है प्रासंगिक हैं। इतना लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। आपको पूरा जो है डिटेल में लिखना है कि गुरु नानक जी जो है सिख संप्रदाय के जो है पहले जो है संस्थापक थे, जिन्होंने सिख संप्रदाय को जो है स्थापित किया और सिखों को जो है भारत में जो है जन्म दिया। आप कह सकते हैं कि उनका जन्म जो है 1469 में पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, तलवंडी जो पाकिस्तान में, लाहौर में तलवंडी है जो पाकिस्तान में है। ठीक है, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना की, मतलब वो जो है ईश्वर की उपासना करते थे, ईश्वर की पूजा करते थे, लोगों में समानता और भाईचारे का प्रेम जो है फैलाते थे, और उन्हें जो है जाति प्रथा पसंद नहीं था, जाति के वो खिलाफ थे। वो जो है मूर्ति पूजा करना पसंद नहीं करते थे, मूर्तियों के पूजा के वो खिलाफ थे, और अंधविश्वास के भी जो है वो खिलाफ थे। धीरे धीरे जो है उन्होंने सिख संप्रदाय को जो है पूरे जो है विश्व में प्रचलित किया, और उन्होंने सिख संप्रदाय को जो है विकसित करने में काफी योगदान दिया। अपने से बना के एकदम लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब जो है आप क्या कर सकते हैं, आगे देखिए जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? तब ब्रिटिश कानून का शांतिपूर्ण जो है उल्लंघन करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइएगा कि सर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश कड़ा नियम जो है भारत के लोगों के खिलाफ बना रहा है, उसका जो है उल्लंघन करना है, उसका विरोध करना है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, मार काट नहीं करके शांतिपूर्ण तरीके से। और सविनय अवज्ञा की आंदोलन की शुरुआत जो है उन्होंने कहाँ से किया? तो डांडी यात्रा से किया। डांडी यात्रा क्या था? तो नमक कानून को तोड़ने का जो है एक यात्रा था कि नमक जो लोगों का जरूरी चीज है उस पर टैक्स ना लगाया जाए। और वहीं से जो है क्या हुआ, तो अंग्रेजों के जो है विरुद्ध जो है आवाजें उठने लगी, और पूरे देश में जो है ये आवाजें फैली, और सविनय अवज्ञा जो है भारत की स्वतंत्रता का जो है या विदेशों के विद्रोह का जो है पहला आंदोलन जो है आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण बताइए। देखिए, अगर 2 नंबर में यही क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है, तो हम बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो है पहला कारण है बाढ़, दूसरा कारण है प्राकृतिक आपदा, और तीसरा कारण है कि अंग्रेजों ने जो आक्रमण किया उसके कारण भी जो है इसका पतन हो गया। लेकिन 5 नंबर में पूछता है तो क्या बताएंगे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो है कारण रहे प्राकृतिक आपदा, नदियों का मार्ग परिवर्तन, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, और आर्य लोगों ने जो आक्रमण किया जिससे हड़प्पा सभ्यता कमजोर हो गई और धीरे धीरे खत्म हो गई। ठीक है, तो ये सब में जो है आप डैश दे के लिख सकते हैं। प्राकृतिक आपदा में क्या लिखेंगे कि साल दर साल जो है ऐसी ऐसी बाढ़ और सुखाड़ जैसी जो है समस्याएं आई कि भाई हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे जो है लोगों का कहना था कि खत्म हो गया। आप कहेंगे कि नदियों का मार्ग परिवर्तन, यानी नदियों का मार्ग परिवर्तन हुआ, रास्ते में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण नदियां जो है हड़प्पा सभ्यता से गुजरी भाई, और हड़प्पा सभ्यता को ले जो है डूब गई।
तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कहेंगे कि सर बाढ़ आया, बाढ़ भी जो है एक प्रमुख कारण रहा कि बाढ़ ने जो है हड़प्पा सभ्यता को धीरे धीरे साल दर साल जो है खत्म किया। आप कहेंगे कि भाई आर्यों ने जो है आक्रमण जो है किया, आर्यों ने आक्रमण किया तो हड़प्पा सभ्यता को जो है डायरेक्ट नष्ट करने का प्रयास किया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट जो है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे जी। महात्मा बुद्ध के उपदेश बताइए। पता है आप सभी को, तो महात्मा बुद्ध ने मानव जीवन को दुखद बनाने के लिए जो है, मतलब दुख मुक्त बनाने के लिए, ठीक है, दुख से मुक्त बनाने के लिए, तो महात्मा बुद्ध जो है दुख से मुक्त बनाने के लिए जीवन को जो है सरल और व्यवहारिक उपदेश दिए हैं। उन्होंने उपदेशों का मूल्य उद्देश्य मानव को नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करना था। बुद्ध उपदेशों का आधार 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग है। देखिए, महात्मा बुद्ध के जो है उपदेश का वर्णन करना है। तब महात्मा बुद्ध जी कहते थे कि जो लोग दुखी है, वो अपने आप को कष्ट में महसूस कर रहा है, तो उसको दुख को दूर करने के लिए हम उपदेश देते हैं, जिन उपदेशों को जो है सत्य मार्ग कहा गया। ठीक है, अब ये जो है 4 आर्य सत्य मार्ग हैं। ठीक है, अब क्या है, तब भाई संसार दुखमय है, मतलब पूरा संसार दुखी है। दूसरा, दुख का कारण है इच्छा, मतलब जितना मनुष्य के दे दीजिए ओकर पूर्ति ये नहीं होता है, तई है। तीसरा है तृष्णा से नाश से दुख का अंत संभव है, मतलब यदि आप अपनी इच्छा को मार देते हैं तो दुख से दूर हो जाएंगे आप। ठीक है, चौथा, दुख निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। दुख को और निवारण करना चाहते हैं तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 गो नियम बताए थे, और वो क्या थे? अष्टांगिक मार्ग में पहला था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये जो है अष्टांगिक मार्ग रहे। अष्टांगिक मार्गों के सहारे भी जो है आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो है अपने दुख से निवारण कर सकते हैं। ये गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो है बताएं। आइए, क्वेश्चन है कि अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली क्या थी? ये पीछे भी हम लोग क्वेश्चन किए हैं कि अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली थी कि अकबर के राजा जो टोडरमल थे, उन्होंने जमीनों को 4 भागों में बांट करके जो है लगान वसूला। 4 भाग कौन कौन में बांटे भाई? तब पोलज में बांटे, चाचर में बांटे, बंजर में बांटे और एक और परौती में बांटे। यहाँ पे लिखल है पोलज, परौती, चाचर और बंजर में जो है भूमि को बांट दिए, और टैक्स जो है वसूलते थे कि साल भर में तुम्हारा इतना निश्चित टैक्स हुआ, तुम जो है इसे हमें दो, जिससे जो है वो भू राजस्व जो है अकबर के शासनकाल में राज्य के जो है इनकम का मुख्य स्रोत था। बात समझ गए? अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन कर सकते हैं कि अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली जो है मध्यकालीन भारत में जो है शुरू हुआ। जो शुरू कौन किया? तो अकबर के शासनकाल में वो राजा था टोडरमल, उहे शुरू किया कि भूमि को 4 भागों में बांट दिया, और जिस पे ज्यादा फसल होता है उससे जो है ज्यादा टैक्स ले रहा था, जिससे कम होता था उससे कम टैक्स लेता था, और ये जो है टैक्स जो होता था उसी से जो है राज्य का जो है सबसे ज्यादा इनकम होता था। बात समझ गए? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चा जी। क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी की दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे? बता सकते हैं जी आप? गांधी जी के दांडी यात्रा के जो है उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी जो ने दांडी यात्रा कब शुरू की? 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा जो है मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून का उल्लंघन करना, और जो भारतीय जनता के लिए अन्यायपूर्ण था, नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर कर लगाकर अंग्रेजों ने जनता का शोषण किया। ठीक है, इस यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य जनता में राजनीति जागरूकता फैलाना और उन्हें स्वतंत्र आंदोलन से जोड़ना। अब आइए समझाते हैं हम आपको कि गांधी जी की दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे। पहले तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ, आप कहेंगे कि 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा की शुरुआत होती है, और इसके अध्यक्ष, इसके शुरुआत करने वाले गांधी जी होते हैं। ये शुरुआत इसलिए किया गया था कि नमक जैसे मतलब जरूरी चीज पे भी जो है अंग्रेजवन टैक्स लगा देले था।
अब गरीब लोग भाई नमको नहीं खाए, उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो इसी नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है, नमक कानून को नहीं मानने के लिए जो है गांधी जी ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। तो आप कह सकते हैं कि दांडी यात्रा का पहला उद्देश्य था कि नमक कानून का उल्लंघन करना, और इसके साथ साथ उद्देश्य था कि लोगों को राजनीति में जो है जोड़ना और लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो है जागरूक करना, कि भाई अंग्रेजवन तोहनी के जिए नहीं देगा, तुम लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ो। इसलिए भी जो है ये आंदोलन, ये यात्रा जो है शुरू किया गया। तो आप कह सकते हैं दांडी यात्रा, दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था नमक कानून का उल्लंघन करना, अंग्रेजों के खिलाफ जो है लोगों को जोड़ना, लोगों को राजनीति में जोड़ना और लोगों के जो है स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जो है जानकारी भी देना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना क्या थी? नहीं पता है जी। कैबिनेट मिशन 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए 3 मंत्रियों पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर द्वारा प्रस्तुत की गई। इसका जो है उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता देना और देश के विभाजन को रोकना था। देखिए, कैबिनेट मिशन जो है कब आया था भारत में? 1946 में आया था। काहे लाया था? तो भाई ये आया था कि भारत को स्वतंत्रता देना है और देश को बांटने से, मतलब भारत पाकिस्तान में बंट रहा था, तब भारत को बंटने से रोकना था और भारत को आजादी देना था। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। काहे ला आया? तब भारत को जो है विभाजन से रोकने के लिए और भारत को जो है स्वतंत्रता देने के लिए। ठीक है, इसमें कौन कौन व्यक्ति आए थे? 3 गो व्यक्ति विदेश से आया था। एगो के नाम था पैथिक लॉरेंस, एगो के नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स और एगो के नाम था एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीनों जो है आया था भारत को स्वतंत्रता और देश के विभाजन को रोकने के लिए। इसके योजना के अंतर्गत भारत में एक संघीय व्यवस्था जो है स्थापित करने का प्रस्ताव था कि केंद्र के पास केवल 3 विषय थे, विदेश नीति, रक्षा, संचार। रखने की बात कही गई, प्रांतों को व्यापक स्वायत्तता जो है दी जानी थी। नॉर्मल भाषा में समझिए कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत को जो है स्वतंत्रता देने और भारत के विभाजन को रोकने के लिए आया था। इसमें जो है विदेश के जो है 3 गो मंत्री आए थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये 3 गो जो है विदेशी यात्री, विदेश के आदमी आए थे भारत को स्वतंत्रता और भारत के विभाजन को रोकने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने भारत में एक संघीय शासन की व्यवस्था की और भारत को जो है विभाजित होने से रोकने का काम किया। अब ये जो है 16 गो क्वेश्चन हमने जो है अपने शब्दों में आपको समझा दिया। ठीक है, अब आपको अपने शब्दों में जाकर के जो है वहां लिख के आ जाना है। ध्यान रखिएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो है कम से कम जो है 10 लाइन में होना चाहिए। कम से कम 10 लाइन, उससे ज्यादा 15-20 लाइन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10-15 लाइन में जो है आप लिख के आइएगा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए भाई, 80 गो क्वेश्चन हम बताए हैं और क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है आप देख लीजिए, 300 क्वेश्चन हम बताए हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो सन्नी आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी के प्लेलिस्ट में जो है हिंदी 100 मार्क्स 2026 प्लेलिस्ट का नाम है, उसमें 4 गो वीडियो है, एगो ऑब्जेक्टिव के, 2 गो लघु उत्तरीय और ये वाला दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो चलिए बच्चा जी, अब जो है आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।